में और जनवरी से यूरोपीय देशों में एल्युमिनियम खास तौर पे एक्सपोर्ट करने में काफ़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि एक कार्बन टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। वो किक इन होगा हालांकि 1 जनवरी 2026 से, लेकिन उससे पहले उसके कैलकुलेशन और प्रीएम्पशंस इस साल अक्टूबर से होने लगेंगे। और ये एक बड़ी समस्या हमारी मेटल इंडस्ट्री के लिए खड़ा करेगा और कई और इंडस्ट्री के लिए खड़ा करने वाला है। ये मामला दरअसल बहुत गंभीर होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ESG का एक फ्लेवर है, यानी इन्वायरमेंट कंप्लायंट जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के, और बहुत सारी कंपनियों और देशों ने नेट कार्बन ज़ीरो के लिए प्लेज किया है, उसकी वजह से पूरा इन्वेस्टमेंट मॉडल, बिजनेस मॉडल पे चेंज आ रहा है और उसका फ़र्क पड़ रहा है। तो यूरोपीय देशों के 27 कंट्री ने मिलकर ये तय किया है कि वो अपना एक कार्बन टैक्स इम्पोज करेंगे, और उसकी वजह से बहुत सारे देशों के एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा। उनमें से एक देश भारत भी है, जिसमें हमारे तमाम जो प्रोडक्ट हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ख़ास तौर पे एल्युमिनियम, आयरन और स्टील जैसे प्रोडक्ट हैं उन पे काफ़ी दिक्कत आने वाली है। क्या है दरअसल ये पूरा कार्बन टैक्स, क्यों लगाया गया है, क्या इम्पैक्ट आएगा और क्यों इम्पैक्ट आएगा हमारे यहाँ, इन सारे मसलों को डिटेल में समझते हैं आज। इसी पे आज हमारा KYC होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिसिल की डायरेक्टर रिसर्च हेतल जी हैं, हेतल गांधी जी। हेतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो हम लोग चूँकि इसमें कई सारे विषय हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स विषय होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आते, तो एक एक चीज़ों को समझेंगे पहले कि ये कार्बन टैक्स क्यों लगाया गया, क्या है, और इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, किस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा, और हमारी इंडस्ट्री पे क्यों इम्पैक्ट आएगा, और हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। तो सबसे पहले तो जो ये कार्बन टैक्स है, या जिसको CBAM हम लोग कह रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या है? इसको लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में सही, क्या चीज़ है ये? जी, जैसा कि आपने कहा कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स सब जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिस्क को टैकल करने के लिए। सो EU 27 ने ये डिसाइड किया है कि अगर वो लोग इंटरनली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो लोग अपने एमिशंस कम करते जाएंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि तुम इंटरनली प्रोड्यूस करना बंद कर देते हो और बाहर से इंपोर्ट करके लाने लगते हो। सो उसी इंपोर्ट्स जो उनके कंट्री में आ रहे हैं उनको भी खामियाजा भरना पड़ेगा अगर उनके एमिशंस कम नहीं है। ये हेतु के साथ ये टैक्स नहीं कहा जाएगा, बट ये CBAM के रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और इसमें बेसिकली जैसा आपने कहा, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये एंड फर्टिलाइजर्स, ये 5 सेक्टर सबसे पहले इंक्लूड किए जाएंगे। ये साल के अक्टूबर से जो प्लेयर्स EU में इंपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें ये सिर्फ नोटिफाई करना है कि वो कितना एमिशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं EU को। 26 से उसके अगेंस्ट, और जितना एमिशन आपके प्रोडक्ट का है और जितना एमिशन तब EU का है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके ये CBAM रेट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने मिलकर ये तय किया है कि वो जो है अपने यहाँ क्लीन एनर्जी के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे, इसलिए कोई उसको बीट करने के लिए सस्ता इंपोर्ट करके न लाए, इसलिए उसको डिस्करेज किया जाएगा। उस डिस्करेजमेंट के लिए उस पर हैवी पेनल्टी कह लीजिए, टैक्स कह लीजिए, या जो भी आप कहना चाहें वो लगेगा। तो आपका जो एक्सपोर्ट होगा या उनके देश में जो लोग इंपोर्ट करेंगे वो अनवाइबल हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और आप 75 रुपये में लेके आ रहे हैं, अगर उस पर मैं 75 रुपये की और टैक्स लगा दूं तो वो 150 रुपये हो जाएगा, वो अनवायबल हो जाएगा। ये प्लान है, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि वो नेट कार्बन ज़ीरो 2050 तक होना चाहते हैं। तो अब मुझे ये समझाइए कि जो ये CBAM का पूरा मैकेनिज्म है 1 अक्टूबर 2023 से किक इन हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग। तो हमारी देश की जो कंपनियां हैं ख़ास तौर पे, ये वहाँ जाके ये बताएंगी कि हम कितने थर्मल पावर इस्तेमाल करके बना रहे हैं अपना प्रोडक्ट, और उसकी वजह से इतना कार्बन हम लोग एमिशन कर रहे हैं। राइट मैम? जी, और हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी है वो लगभग अगर आप देखें एज ऑन टुडे EU का जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है उसके कंपैरिजन में लगभग 3 गुना है। सो वो सबसे बड़ा गैप है। अगर उस 3 गुने तो, और हमारे प्लेयर्स ये डिसाइड भी कर रहे हैं कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना कार्बन इंटेंसिटी कम करेंगे।
लगभग सभी प्लेयरों ने बोला है 20 से 25% वो लोग कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे। लेकिन वो कम करने के बावजूद हम लोग यूरोप के कार्बन एमिशन इंटेंसिटी से काफी ज्यादा होंगे। जैसा कि आपने कहा, उन लोगों का प्रोडक्शन ऑलरेडी गैस बेस्ड है। लगभग 90% के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है वो गैस बेस्ड होता है। अगेंस्ट दैट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कोल बेस्ड प्रोडक्शन है। 90% के ऊपर कोल बेस्ड हो रहा है। एंड चाइना में लगभग 80% कोल बेस्ड हो रहा है। सो ये गैप जो एमिशन इंटेंसिटी का है वो इसी वजह से आ रहा है। अगर आप एल्यूमिनियम, प्राइमरी एल्यूमिनियम की वैल्यू चेन देखें तो पूरे वैल्यू चेन में लगभग 55 to 60% कॉस्ट जो है वो पावर कॉस्ट है। एक टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमने हमारी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि काफी ज्यादा पावर लगता है। लगभग 13,500 to 14,500 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी लगती है टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्राइमरी एल्यूमिनियम। सो गिवन कि ये कॉस्ट इतना ज्यादा है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो फॉर एनर्जी यूजेज, ये डिटरमाइन करेगी कि आपका एमिशन डिफरेंशियल क्या है। ओके, तो दुनिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो तो चाइना है, लेकिन हम भी कम नहीं है, हमारा भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। मैम, जो हमारे देश में खास तौर पे एल्युमिनियम की बात करें, जितना उत्पादन है उसका मोर देन 50% जो है हम लोग बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो हमारी जो कॉस्ट है या जो हमारा बनाने का तरीका है, उसमें हमें क्या चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे मैंने बोला, वहां पे गैस बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। और अगर आप उनका इंपोर्ट बकेट भी देखें तो दो तीन डिफरेंट ट्रेंड्स एमर्ज हो रहे हैं। एक कि यूरोप के खुद के एक्सपोर्ट्स या ट्रेड में यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है। नॉर्वे जो है वो लगभग 24% ऑफ अपना प्रोडक्शन पूरे यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। उनकी एमिशन इंटेंसिटी काफी कम है। रशिया जो है, जो अभी शायद इतने एक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट अगर आप उनकी प्रोडक्शन शैली देखें और अगर आप ये भी देखें कि उनका क्लोजनेस कितना है, एज ऑन टुडे वो सिर्फ 10% एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। मतलब जो टोटल इंपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन के हो रहे हैं उसमें रशिया का शेयर 10% है। वो भी एक्चुअली बढ़ा पाएंगे क्योंकि वो भी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। बट इसमें और एक भाग है, और वो है कि हम कोई बहुत ज्यादा मेजर कैपेसिटी एडिशन के प्लान्स अनाउंस होते हुए नहीं देख रहे हैं। और अगर 2026 में हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो इतना आसान नहीं होगा शिफ्ट करना, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स भी नहीं है। सो यूरोपियन यूनियन खुद भी इस पूरी चीज को कैसे डील करेगा, बिकॉज अगर वो लोग कंट्री शिफ्ट नहीं कर पाते हैं और इंडिया से ही लेते हैं, डिस्पाइट ऑफ इंडिया लोअरिंग emissions, the cost of aluminium will increase substantially, which in turn will result in an impact on इंडियन प्लेयर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। एंड दूसरा वो इम्पैक्ट ये भी करेगा कि अगर वो लोग हमसे इंपोर्ट करते रहे तो इन्फ्लेशन जो यूरोप में है वो काफी बढ़ जाएगा। सो इट्स अ मॉनिटरेबल कि ये पूरा चीज कैसे होगा, बट हमारा एक्सपोर्ट करना अनवायबल होता जाएगा बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट लाना इतनी आसान चीज नहीं है। हेदल जी, क्या यूरोप ने इस बात का असेसमेंट किया है कि अब तो समय बहुत कम है, वो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं या उनके देश में जा सकता है? जी, तो जैसे मैंने कहा कि रशिया का कॉम्पिटिटिवनेस काफी अच्छा है। मिडिल ईस्ट जो है वो भी गैस बेस्ड बना रहे हैं, तो उनका भी कॉम्पिटिटिवनेस काफी अच्छा है। हम वी बिलीव कि दिस टू विल बिकम इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटर्स टू इंडिया व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग। एंड we will have to take initiatives to ensure that हम लोग जो प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स है वो कैसे अपना एमिशंस कम करके कॉम्पिटिटिव रहते हैं। ओके मैम, एक सवाल और समझ के लिए लोगों के, कि अभी जो हम प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम, उसकी पर टन कॉस्ट हमको कितनी पड़ती है और इसको इम्प्लीमेंट करने से उसमें कितना इजाफा होगा? जो हम लोग कह रहे हैं ना अनवायबल हो जाएंगे, क्या इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी कि वो वहाँ बेचना मुश्किल हो जाएगा? सो एग्जैक्ट नंबर्स
अभी इस फोरम पे एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाना है, जो भी आपका एमिशन इंटेंसिटी उस टाइम है 2026 में, और जो भी यूरोप का एमिशन उस टाइम पे है, अगर हम वो दो एमिशन इंटेंसिटीज को सब्ट्रैक्ट करें, उतना आप ज्यादा एमिट कर रहे हो एनवायरमेंट में। सो फॉर इंस्टेंस, जैसा मैंने आपको कहा कि अभी हमारा एमिशन इंटेंसिटी लगभग 21-22 है, और यूरोप जो है उनका एमिशन इंटेंसिटी लगभग 6 to 7 है, 3 गुना ज्यादा है। ये जो डिफरेंशियल है, इसको कार्बन का जो ट्रेडिंग प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड दैट विल बी द एडिशनल प्राइस दैट यू विल नीड टू पे on your landed cost. So that will make it extremely unviable in terms of increasing your cost by almost 20% plus. अच्छा, परसेंटेज में अगर सीधा सीधा कैलकुलेट करें तो कम से कम 50-60% कॉस्ट बढ़ जाएगी या और ज़्यादा बढ़ेगी? कम से कम 50-60% बढ़ेगी। कम से कम 50-60, मतलब मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कॉस्ट $3,000 पर टन है तो $1,500 पर टन और आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ये $4,500 टन हो जाएगी, जो कि उस समय की, जो मैम समझा रही है कि उस समय जो उन्होंने नॉर्म्स रखा है और आपका जो नॉर्म है उसके डिफरेंशियल के बराबर आपको पे करना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी होती जा रही है। अब हमें ये बताइए कि हमारे देश में अभी ESG कंप्लायंट बहुत सारे काम सिर्फ प्लेज के लेवल पे है ना, ग्राउंड लेवल पे भी पता नहीं किसी ने किए कि नहीं किए। हमारी इंडस्ट्री की इस समय सिचुएशन क्या है? डिफरेंट तरीके होते हैं आपको अपना पावर इंटेंसिटी कम करने के, एमिशन इंटेंसिटी कम करने के, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेशली हार्ड टू अबेट सेक्टर में ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक, इनको 24/7 पावर सप्लाई चाहिए। दूसरा, इनको अनइंटरप्टेड या कॉन्टिग्यूस पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं वो चाहिए। सो सीधे रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड से यूज करके कोई भी प्लेयर्स नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो होते हैं इनके खुद के कैप्टिव प्लांट्स होते हैं। सो वो पूरा स्ट्रक्चर वो लोग कैसे चेंज करेंगे ये मॉनिटरेबल है। हाइड्रो कैन बिकम अ गुड ऑप्शन फॉर इंडिया, बट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स के प्लांट्स वर्सेस हाइड्रो प्लांट्स इन सेम कॉन्ग्रुएंस होना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू मैच। सेकेंड थिंग इज कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसका कॉन्टिग्यूस सप्लाई कैसे यूज करेंगे, और जिस किस्म की पावर इंटेंसिटी चाहिए क्या हम वो सप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ये वेरिएबल्स को टेस्ट करना पड़ेगा टू सी कि हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उनके नेट जीरो के जो टारगेट्स है वो इंडिया से काफी नजदीक है। उसकी वजह से भी इंडिया के नेट जीरो टारगेट्स लगभग 2070 के हैं। हमारे जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि 2070 के काफी पहले वो लोग नेट जीरो अचीव करें, लेकिन जो गैप एमिशन इंटेंसिटी का है बिटवीन कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप एंड अस will continue to remain high, which is what will become a problem in terms of our cost competitiveness. परफेक्ट। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैम, लौट के आके थोड़ा सा इसको और डीप समझेंगे अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से कि अगर मान लीजिए कन्वर्ट करने की तरफ बढ़ते हैं ये लोग, तो उससे इनको बहुत सारी रिन्यूएबल पावर पे खर्च करना पड़ेगा। क्या उतनी अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ गैस की, या और जो अदर रिन्यूएबल या क्लीन एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं वो कैसे अरेंज होंगे? और कंपनी स्पेसिफिक आप शायद जवाब नहीं देंगी, लेकिन हम उसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए अल्टरनेट प्लान्स क्या होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद एक बड़ा खतरा जो इंडियन मेटल इंडस्ट्री के सामने आने वाला, जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री में है, जिसमें खासतौर पे एल्यूमिनियम और स्टील होंगे, जो यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे एक कार्बन टैक्स लगने वाला। मोटी भाषा में समझ लीजिए आप 1 जनवरी 2026 से और 1 अक्टूबर 2023 से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि आप कितना क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। अदरवाइज वहाँ पे हैवी ड्यूटी लगेगी, जिससे आपका एक्सपोर्ट अनवाइबल हो जाएगा। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और हमारी इंडस्ट्रीज को किस तरह से ले रही, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्रिसिल की डायरेक्टर रिसर्च हेतल गांधी से। हेतल जी, ब्रेक से पहले हमने समझा कि ये टैक्स क्या है, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, क्या सीजन है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं, आप कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंडाल्को है, वेदांता है और बहुत सारी कंपनी है, स्टील की बहुत सारी कंपनीज हैं। इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि
ये सारे लोग उस दायरे में आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री की प्रिपेयर्डनेस है या अभी भी इसको लोग लाइटली ले रहे हैं या क्या है, क्योंकि मैंने तो सुना ही नहीं, 1.5-2 महीने पहले जब ये पास हुआ था तब हमने इसकी रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद से कहीं कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई इंडस्ट्री आके सामने बात नहीं कर रही है। जी, तो स्टील प्लेयर्स तो काफी एक्शन में हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन इन्फ्यूज करके टेस्टिंग्स भी की जा रही है। काफी कंपनीज ट्राई कर रही है कि वो कैसे अपने एमिशंस कम करें। उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट्स भी लिए हैं। अपना 2.4 का जो एमिशन इंटेंसिटी है उनका पर टन बेसिस पे वो लोग उसको 1.8 तक लाना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने ऐसे टारगेट्स लिए हैं, कुछ कंपनीज ने उससे भी ज्यादा एग्रेसिव के टारगेट्स लिए हैं। अगर अब एल्यूमिनियम पे आए तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी काफी हाई है और हमारे पास ऑप्शंस गैस नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। जैसा मैंने आपको कहा कि सारे ये जो लार्ज मेटल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके खुद के कैप्टिव यूनिट्स होते हैं। अगर वो लोग खुद का रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं और उनको 24/7 सप्लाई, एश्योर्ड सप्लाई गारंटी करनी है तो उनको स्टोरेज भी लगाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो करंट उनका जो पावर कॉस्ट है वो तकरीबन 3.5 पर यूनिट के आसपास होगा। एंड अगर वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्लस स्टोरेज एज ऑन टुडे के कॉस्ट पे जाएंगे तो 6 रुपए के ऊपर का कॉस्ट आपको पड़ेगा। LCOE जो होता है या LCO लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो होता है विद स्टोरेज वो 6 के ऊपर का पड़ता है। सो उससे हम बात कर रहे हैं कि लगभग आपका जो पर यूनिट पावर कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। इससे लगभग 70,000 रुपए पर टन से आपका कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर आप ये देखें तो आपका इबिटा पर टन आज की डेट में 40,000 रुपए के आसपास होगा पर टन फॉर एल्यूमिनियम प्लेयर्स। सो जो अभी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है उसी को डायरेक्टली यूज करके क्या हम हमारे ग्रीन एल्यूमिनियम बनाना शुरू कर सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है वो जर्नी। सो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम कैसे करें। प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हम कोई बहुत बड़ा ड्राइव नहीं देख रहे हैं टुवर्ड्स कैपेसिटी एडिशन। सो अगर यूरोप को सडनली अपने पार्टनर चेंज भी करने हो क्योंकि कॉस्ट इंडिया से बहुत ज्यादा पड़ रहा है इंपोर्ट करके, तो हमें तो वो भी होते हुए नहीं दिख रहा है। बिकॉज न यूरोप के विद इन, न नॉर्वे में, न चाइना में, हम न रशिया में हम कोई मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स दिख रहे हैं। तो काफी क्रूशियल जंक्शन है। एंड जैसे हम 2026 की तरफ बढ़ेंगे वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे चेंज नहीं होगा। तो क्या इस बात की संभावना है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन कर नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो यूरोप के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी होगी कि चलो इस डेट को बढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ऐसी संभावना है क्या? ये हमें अक्टूबर जब हम जाएंगे तभी ही पता चलेगा। थोड़ी क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ये जो कैलकुलेशंस क्रिसिल ने किए हैं वो एज ऑन टुडे कार्बन प्राइसिंग, एज ऑन टुडे एमिशंस के बेसिस पे किए हुए हैं। सो एज ऑन टुडे के बेसिस पे इट इज वेरी क्लियर कि हमारा कॉस्ट सीधा जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उधर कॉस्ट सीधा 50% से बढ़ जाता है। तो मैम एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए हम लोग ये हमारी एल्यूमिनियम कंपनीज चेंज करती है तो भी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और नहीं चेंज करती तो उधर ड्यूटी लगेगी तो भी उनके ऊपर भारी पड़ेगा, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा एक्सपोर्ट अनवाइबल हो रहा है। जी, तो वे आउट क्या है फिर, कैसे निपटेंगे ये? सो टेक्नोलॉजीज जैसे इवॉल्व होती है उनके कॉस्ट जनरली कम होते हैं। वाइल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी काफी एस्टेब्लिश हो चुकी है और हम देख चुके हैं कि सोलार में कैसे कॉस्ट कम हुए हैं। अगर आप 10 साल पहले के सोलार टैरिफ्स देखें इंडिया में ही, और अगर आज के सोलार टैरिफ्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफी रिडक्शन हुई है। हमारे हिसाब से स्टोरेज टेक्नोलॉजीज जो है वहां पे भी रिडक्शंस होंगे। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जैसे हम आगे जाएंगे 2030 तक कॉस्ट कम होंगे। बट हम ये तो नहीं देख रहे हैं कि कॉस्ट जो अभी के एस्टिमेट्स है उसके बेसिस पे ये तो नहीं लग रहा है कि कॉस्ट रफली 3 रुपए पर यूनिट के आसपास आ जाए। अगर विथ स्टोरेज आपके कॉस्ट 3.5 या मैक्सिमम 4 यूनिट तक भी आ जाते हैं, देन देयर कैन बी एन एग्रेसिव पुश टुवर्ड्स अडॉप्टिंग RE प्लस स्टोरेज एज अ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे कॉस्ट आपकी कम हो, और अगर अभी 3.5 से सीधे 6 रुपए पर यूनिट आपकी कॉस्ट जा रही है पावर की,
रिन्यूएबल में जाने में, तो भी यानी दोनों सिचुएशन, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। आप कॉस्ट बढ़ाएंगे तो अनवायबल होंगे, उधर ड्यूटी लगेगी तो अनवायबल होंगे। और यूरोप के पास भी कोई अल्टरनेट प्लान नहीं कि वो कहाँ से लेंगे। मान लीजिए एकदम से आपने इंडिया चाइना से बंद कर दिया, क्योंकि चाइना में भी मैक्सिमम प्रोडक्शन अभी भी कोल बेस्ड पावर से हो रहा है और इंडिया में तो हो ही रहा है। तो ये एक गंभीर समस्या है। लेकिन भारतीय कंपनियों को, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को या स्टील कंपनियां और कंपनियों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप इससे नहीं निपटेंगे तो वो तारीख बहुत नज़दीक है जब आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और वो तारीख है 1 अक्टूबर 2023 की। हितल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। ये गंभीर समस्या है, देखते हैं कैसे निपटते हैं, और क्लोजर टू डेट हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।